एक और बड़ी बात यह कि बीजेपी ने अपने अलायंस पार्टनर के साथ बात करके सीट शेयरिंग का रास्ता निकाल लिया है। इसका एक बड़ा उदाहरण बिहार है, जहां चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति पारस के बीच झगड़ा सुलझाना मुश्किल हो गया था। लेकिन बिहार में बीजेपी ने सारे समीकरण ठीक किए। कैसे किए, यह समझने की जरूरत है। चिराग पासवान ने आज जेपी नड्डा से मुलाकात की और मीटिंग के बाद जब चिराग बाहर निकले तो उनके तेवर बदले हुए थे। उन्होंने कहा, सारी चिंताएं, सारी शंकाएं, सारी आशंकाएं दूर हो गई हैं। अब एक ही लक्ष्य है, बिहार में 40 की 40 सीटों पर एनडीए की जीत। लेकिन चिराग पासवान ने यह नहीं बताया कि उनकी पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, लेकिन इशारों इशारों में साफ कर दिया कि उनके चाचा पशुपति पारस के गुट को उनके कोटे की सीटों में एडजस्ट नहीं किया जाएगा। इस पर सहमति बन गई है। जी, फॉर्मल अनाउंसमेंट बाकी है, बाकी सारी चीजें डिसाइड हो चुकी हैं। ऑल द कंसर्न्स, ईच एंड एवरी कंसर्न has been very well addressed। एक चीज आ रही है कि जो दूसरा खेमा है आप लोगों का, क्या वो इस गठबंधन का हिस्सा है, क्या वो आपके कोटे में है या नहीं है? भाई मुझे नहीं पता कि वो गठबंधन का हिस्सा है नहीं है, ना ही वो मेरी चिंता में है। हाँ, इतना मैं कह दूं कि मेरे पास किसी का कोटा नहीं है। मेरी जो सीटें हैं वो सिर्फ मेरी हैं। गठबंधन में कौन है वो है कि नहीं, कौन है नहीं, बाकियों का तो मुझे पता ही है, वो है कि नहीं मुझे नहीं पता। बट हाँ, मेरे पास किसी के कोटे की सीटें नहीं हैं। बट हाँ, जो भी सीटें लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के पास आई हैं, उनमें कौन प्रत्याशी होगा ये पार्टी बैठकर इसका फैसला लेगी। पार्टी का संसदीय बोर्ड इसका फैसला लेगा और वो भी मुझे लगता है इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, बिकॉज अब अधिसूचना मुझे लगता है जल्द आएगी, तो बहुत जल्द ये सारी बातें भी साझा की जाएगी। मेरी जानकारी है कि चिराग पासवान की पार्टी को 5 सीटें दी गई हैं। वो 5 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। वैसे बीजेपी की लिस्ट आज डिक्लेयर होनी थी। बिहार की लोकसभा सीटों के उम्मीदवारों के नाम आज पता चलने थे, लेकिन इसमें कुछ डिले हुआ है। एक बार फिर देवेंद्र पाराशर के पास चलते हैं। देवेंद्र, पार्टी ने तो उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं किया, लेकिन कल आपने बहुत सारे कैंडिडेट्स के नाम बताए थे। मुझे लगा था आज लिस्ट आ जाएगी, सारे कंफर्म हो जाएंगे। तो आज क्या जानकारी आपके पास में है? कौन कौन सी ऐसी सीटें हैं जिन पर फैसला हो चुका है? और रजत जी, लिस्ट आज नहीं आने की सबसे बड़ी वजह यह है कि सीट शेयरिंग को लेके, क्योंकि एनडीए गठबंधन में उस समय तक बातचीत नहीं हो पाई थी, उस लिहाज से उसको रोका गया। आज बीजेपी के लिहाज से अगर बात करें तो बीजेपी के बारे में कल भी हमने बताया था कि अधिकांश सीटों पे उम्मीदवारों के नाम तय किए जा चुके हैं। उनमें से एक और नाम जो कि पटना साहिब की सीट, जिसको हालांकि ये हम लोग बात कर चुके थे कि लगभग तय होगा, लेकिन होल्ड पे रखा गया है, अब वो क्लियर किया जा चुका है। और वो हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के सीनियर लीडर रविशंकर प्रसाद। हम सभी जानते हैं कि चाहे केंद्रीय मंत्री के तौर पे हों या पार्टी के का पक्ष रखने वाले प्रवक्ता के तौर पे नरेंद्र मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह को छोड़ दें तो उसके बाद वाले लीग में सबसे प्रभावित नेता के तौर पे वो जाने जाते हैं। और जब भी पार्टी के सामने कोई भी बड़ा मसला रखना हो, कोई बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करना हो, तो रविशंकर प्रसाद पहली प्राथमिकता होते हैं। और उस लिहाज से एक बार फिर से उन्हें चुनाव लड़ाने मैं तो उनको संकट मोचक कहता हूं देवेंद्र। जब जब संकट का समय होता है तो फिर उन्हें मैदान में उतारा जाता है। जी हाँ, बिल्कुल रजत जी। और पार्टी के भीतर ये चर्चा चलती है कि किसी भी सब्जेक्ट पे बहुत कम समय देके भी अगर आप उन्हें कहें कि पार्टी का पक्ष रखना हो तो बहुत सधे हुए तरीके से वो रख लेते हैं। और केंद्रीय मंत्री से जब उन्हें जिम्मेदारी से मुक्त किया गया था, 3 मंत्रालय उनके पास था और उनको हटा दिया गया, तो आप दूसरा कोई नेता होता तो शायद निराशा में चला गया होता। लेकिन रविशंकर प्रसाद लगातार अपने क्षेत्र में लगे रहे और हर एक सप्ताह में आप देखें तो 3 से 4 दिन वो पटना ही रहते थे। ग्राउंड पे जाके उसी रूप में काम किया जैसे कार्यकर्ता के तौर पर काम किया था। शायद इस वजह से केंद्रीय चुनाव समिति ने एक बार फिर से उनके ऊपर भरोसा जताया। रह गई बात एलजेपी गठबंधन के साथ सीट शेयरिंग को लेके 5 सीटों पर रजत जी सहमति बन चुकी है। उन 5 सीटों में जो नाम होंगे वो एक तो हाजीपुर से चिराग पासवान खुद वहां से चुनाव लड़ना चाहते थे, उन्हें दे दिया गया है। दूसरी सीट वैशाली की है, जहां से चिराग पासवान बीना सिंह जो कि मौजूदा सांसद हैं, एक बार फिर से उन्हें टिकट दे रहे हैं। तीसरी सीट नवादा की है, जहां से अरुण कुमार जो कि पहले एक बार जहानाबाद से सांसद रह चुके हैं, उन्हें इस बार वो चुनाव से चुनावी मैदान में उतारेंगे। यानी कि वहां जो उनके सिटिंग सांसद थे जो कि पशुपति पारस के साथ चले गए थे, चंदन, उनका टिकट काटा जा रहा है। इसके अलावा एक पेंच वहां अभी जरूर फंसा हुआ है, जिसके चलते आज वो अनाउंसमेंट नहीं कर दिया गया। वो सीट है जमुई की, जहां से जेडीयू के अशोक चौधरी वहां से लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। और उस कंडीशन में चिराग पासवान ये चाहेंगे कि वाल्मीकि नगर की सीट जेडीयू छोड़ दे, ताकि एलजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी को वहां से चुनाव लड़ाया जा सके।
इस पर मुहर आज रात में लगनी है और कल इसका अनाउंसमेंट भी कर दिया जा सकता है। रजत जी, तो देवेंद्र, पशुपति पारस नाराज नहीं होंगे इन सब बातों से? बहुत नाराज है रजत जी, लेकिन बीजेपी की तरफ से उन्हें सिर्फ इस बात को कहा गया कि लड़ाई आप दोनों के बीच थी। चिराग पासवान ने दो टूक शब्दों में बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को यह बता दिया कि पशुपति पारस से हमारा कोई लेना देना नहीं, हमारे कोटे में उनको शामिल ना किया जाए। अगर हम अपने पिछले फॉर्मूले से एक सीट कम भी लेंगे तो वो कम सीट इस लिहाज से नहीं छोड़ेंगे कि आप उसे पशुपति पारस को दें, बल्कि आपके उम्मीदवार के चक्कर में हम उसे छोड़ सकते हैं, पशुपति पारस के लिए नहीं छोड़ेंगे। तो बीजेपी ने उन्हें सिर्फ इतना कहा कि आपके मान सम्मान का आगे ध्यान रखा जाएगा, लेकिन अभी स्थिति नहीं बन रही है। अब देखना होगा कि पशुपति पारस क्या करते हैं। क्या नीतीश कुमार, जो कि उनको पसंद करते हैं, वो अपने कोटे से कोई सीट देते हैं या फिर आगे की किसी भूमिका के लिए उनको तैयार किया जाता है। फिलहाल बीजेपी की तरफ से कोई भी आश्वासन उनको नहीं दिया गया है। ठीक है देवेंद्र, इंतजार करेंगे क्या होता है पशुपति पारस के साथ और बीजेपी की बाकी सीटों का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देवेंद्र पाराशर ने बताया कि पटना साहिब सीट से रविशंकर प्रसाद का टिकट पक्का हो गया है। पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद एक बार फिर चुनाव के मैदान में होंगे, यह फैसला हो गया है, सिर्फ औपचारिक ऐलान होना बाकी है। देवेंद्र ने यह भी बताया कि चिराग पासवान खुद हाजीपुर से चुनाव लड़ सकते हैं, जबकि सांसद पशुपति पारस के साथ चले गए थे जो सांसद, उन्हें चिराग पासवान टिकट नहीं देंगे, क्योंकि अब बिहार में गठबंधन के सहयोगियों के साथ सीट शेयरिंग पर बात लगभग फाइनल हो गई है। इसलिए उम्मीद करनी चाहिए कि बिहार में बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट भी जल्दी ही जारी हो जाएगी। बिहार में सीटों को लेकर एनडीए की खींचतान खत्म हो गई, लेकिन इंडिया अलायंस में सीटों का झगड़ा फिर शुरू हो गया। अब तक आरजेडी और कांग्रेस के बीच जो बात हुई थी, उसमें कांग्रेस के लिए 9 सीटें छोड़ने पर सहमति बन गई थी, लेकिन आज कांग्रेस की तरफ से 15 सीटों पर दावा किया गया। कांग्रेस ने आरजेडी को 15 सीटों की लिस्ट थमा दी है। कांग्रेस किशनगंज के अलावा सासाराम, पूर्णिया, खगड़िया, नवादा, औरंगाबाद, कटिहार, समस्तीपुर, मोतिहारी, पश्चिमी चंपारण, पटना साहिब, मुजफ्फरपुर, बक्सर, मधुबनी और बेगूसराय की सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारना चाहती है। कांग्रेस ने जिन सीटों की मांग की है, उनमें खगड़िया, मुजफ्फरपुर और मधुबनी सीट पिछली बार मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को मिली थी, जबकि मोतिहारी और पश्चिमी चंपारण की सीट उपेंद्र कुशवाहा को दी गई थी। औरंगाबाद सीट पर जीतनराम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को दी गई थी, जबकि नवादा और बक्सर सीट पर आरजेडी का कैंडिडेट था। बेगूसराय की सीट सीपीआई के हिस्से में आई थी। वहां से आपको याद होगा कन्हैया कुमार चुनाव लड़े थे। कन्हैया कुमार अब कांग्रेस में है, इसलिए बेगूसराय की सीट कांग्रेस मांग रही है, यानी उम्मीदवार वही रहेगा, पार्टी बदल जाएगी। उपेंद्र कुशवाहा और मांझी अब एनडीए में चले गए हैं। मुकेश सहनी का रुख अभी साफ नहीं है, इसलिए कांग्रेस ने इन सीटों पर अपना दावा ठोक दिया है। लालू यादव और तेजस्वी यादव चाहते हैं कि सीटों का बंटवारा विधानसभा चुनाव में परफॉर्मेंस के आधार पर हो, लेकिन कांग्रेस सीट शेयरिंग पिछले लोकसभा चुनाव की परफॉर्मेंस के हिसाब से चाहती है। पिछले इलेक्शन में आरजेडी को करीब 16% वोट मिला था, लेकिन लोकसभा की एक भी सीट नहीं मिली थी। कांग्रेस को एक सीट पर कामयाबी मिली थी, इसलिए कांग्रेस इस बार अपनी हिस्सेदारी बढ़ाना चाहती है और कांग्रेस ने अब 9 के बजाय 15 सीटों पर दावेदारी की है। लेकिन आरजेडी इतनी सीटें देने को तैयार नहीं है। क्योंकि सीटों के बंटवारे पर बात अटकी है, इसलिए उम्मीदवारों के नामों के ऐलान में भी देर हो रही है।